बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्कस किया था। हॉर्नबॉल एंड मायर्स का चैप्टर नंबर 4 के ये टॉपिक्स हैं। आज यही चैप्टर नंबर 4 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन एंड वेरिएंसेस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। यानी अगर हम रैंडम वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएं तो फिर उनकी मीन और वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ थ्योरम्स होंगे। थ्योरम डिफाइन करके हम बारी बारी उन थ्योरम्स का प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बुक का जो चैप्टर नंबर 4 का थ्योरम 4.5, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है। यानी अगर हमारा कोई एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं एज ए एक्स प्लस बी, ये बेसिकली क्या कर रहा है? x की वैल्यू को लीनियरली चेंज करेगा। किस तरह चेंज करेगा? a एक कांस्टेंट है जिसको हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b एक कांस्टेंट है जिसको हम इस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमने इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, इसका इसने इक्वालिटी में इसने बताया कि ये बराबर है a जो कि कांस्टेंट है वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म से बाहर आ गया और b जो एक कांस्टेंट है ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू की टर्म से बाहर आ गया। सिर्फ जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको याद हो पीछे कुछ एग्जांपल्स में हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें हमने फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए थे या फंक्शन या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज की थी, जिसमें 2x-1 एक एग्जांपल थी। ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट कर रहे थे विदाउट यूजिंग दिस थ्योरम। तो अगर इसी तरह की चीज़ हो जिसमें हम लीनियरली रैंडम वेरिएबल में कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका प्रूफ सिंपल सा है। इसको आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दोनों के लिए प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रूफ दिया गया है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए दिया गया है। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन है, होता क्या है? जिस भी चीज़ की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्क्रीट के केस में सम अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो हमने ए एक्स प्लस बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ए एक्स प्लस बी को एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमें रैंडम वेरिएबल एक्स के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस इंटीग्रल की लिमिट्स रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसने सिंपल क्या किया कि ये ए एक्स की टर्म को भी एफ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बी की टर्म को भी एफ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है तो जहाँ पे प्लस का साइन था वहाँ पे इंटीग्रल अलहदा कर दिया। तो पहली वाली टर्म बन जाएगी ए एक्स एफ ऑफ एक्स और दूसरी टर्म बन जाएगी बी एफ ऑफ एक्स। तो ये ए जो है ये भी कांस्टेंट है, बी जो है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको इंटीग्रल से बाहर रख दिया। ठीक। अच्छा, एक्स एफ ऑफ एक्स या ये वाली जो टर्म लिखी हुई है एक्स एफ ऑफ एक्स और इसका इंटीग्रल, ये अगर आपको याद हो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की डेफिनेशन है किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये जो टर्म लिखी हुई है ये बराबर आ जाएगी ई ऑफ एक्स के। ठीक है। और इससे आगे ये बी कांस्टेंट के बाद जो इंटीग्रल लिखा हुआ है ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड करके दे रहा है किसी भी डेंसिटी फंक्शन का। तो डेंसिटी फंक्शन का अगर कोई वैलिड डेंसिटी फंक्शन हो तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के बराबर आ जाता है। तो ये वाली टर्म जो है ये 1 के बराबर आ जाएगी। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ई ऑफ एक्स के साथ और बी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। तो ये नीचे ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी, ये हमारे पास पीछे बात जाएगा और यही बेसिकली उसने थ्योरम में स्टेटमेंट दी हुई। ठीक है। तो अगर आपने किसी ऐसे रैंडम वेरिएबल की ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ये भी बेसिकली एक इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये भी एक रैंडम वेरिएबल ही होगा क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज में चेंजेस लेके आ रहे हैं तो रिजल्टेंट जो है वो भी रैंडम वेरिएबल होता है। तो इस रैंडम वेरिएबल की अगर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यूजिंग दिस थ्योरम वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी दो क्रॉलरीज हैं। ये ऊपर वाली जो थ्योरम लिखी है इसमें अगर हम a को 0 के बराबर पुट कर दें, यानी a को यहाँ पे 0 के बराबर पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अगर a 0 हो तो 0 x के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगा, पीछे खाली b बच जाएगा
ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे चूँकि a 0 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई को ये टर्म 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे सिर्फ b बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी कांस्टेंट का b एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही कांस्टेंट होती है, यानी आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी अगर मैं कहूँ जी मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 फाइंड करके दें, ये 5 ही होगी क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यही 5 होगी बेसिक। और इसको पहली वाली क्रॉली में इसलिए ये लिखा हुआ है, अगर a को 0 कर दें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू b जो है वो b के बराबर आती है। और इसमें अगर हम b को 0 कर दें, इसमें अगर हम b को 0 कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b 0 कर दिया, वो टर्म ख़त्म हो गई। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा, खाली a e ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का रैंडम वेरिएबल हो, ए किसी यानी रैंडम वेरिएबल को खाली किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मीन जो है वो वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, ये वो एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे ये लिख के भी दिया था 2x-1। अगर आपको याद हो, ये हमने वो एक कार वॉश वाली एग्जांपल थी जिसमें एक अटेंडेंट की ऑन एवरेज पे हम मालूम कर रहे थे, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी और ये एक फंक्शन डिफाइंड था 2x-1 जो कि बता रहा था बेसिकली कि उसको पे कितनी मिलती है और x जो है वो नंबर ऑफ कार्स थी, ठीक है। तो उसको जब हमने सॉल्व करके डायरेक्ट हमने बगैर ये थ्योरम अप्लाई किया जब सॉल्व किया था, तो अगर आपको याद हो हमारा आंसर 12.67 आया था। अगर हम ये थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर 12.67 ही आता है। तो इस 2x-1 की जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ax प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा 2 इंटू ई ऑफ एक्स माइनस 1। ये यहाँ पे अगर देखें माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो प्लस लिखा है और यहाँ पे तो माइनस लिखा है। ये प्रूफ आप देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो ये एंड रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये एंड रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x-1 इज बेसिकली इक्वल टू 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 1। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये आप बुक में से वो एग्जांपल देख भी सकते हैं, हमने कैलकुलेट भी की थी, हमने सॉरी कैलकुलेट नहीं की थी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसमें जो नंबर ऑफ कार्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 4 से लेकर 9 तक थी, ठीक है। तो x की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो x को हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप्लाई कर देंगे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ पे। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है 4 से लेकर 9 तक थी, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, ये x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 6 की, 7 की, 8 की एंड 9 की प्रोबेबिलिटीज। तो सिंपल इस सम को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 41/6, ठीक है। अब हमने सिंपल इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट में से 1 माइनस करना है। तो 2 इंटू 41/6 माइनस 1 अगेन ये $12.67 ही बन जाती है। और यही हमने जब ओरिजिनल मेथड से किया था तभी हमारा ये रिजल्ट आया था। ओरिजिनल मेथड में आपको रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने बेसिकली क्या किया था, 2x-1 को f ऑफ x से मल्टीप्लाई किया था और x की वैल्यूज़ 4 से लेके 9 तक सम अप्लाई किया था, ठीक है। इसमें बारी बारी x की वैल्यू पुट करते थे, x स्टेप 4 होगा तो 2 इंटू 4 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई हो रहा था 1/12 से। तो इसको हम जब इस थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व करें तब भी हमारा सेम वही आंसर आता है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम और डिफरेंसेस ऑफ 2 और मोर फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द सम और डिफरेंसेस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ दैट ऑफ द फंक्शंस। यानी अब अगर हम फर्ज करें हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है और इस रैंडम वेरिएबल x के हम दो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक है g ऑफ x और एक है h ऑफ x, ठीक है। हम रैंडम वेरिएबल के एक से ज़्यादा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन जो है वो g ऑफ x है, दूसरा h ऑफ x है, तो अगर हम इन दो फंक्शंस के सम का या डिफरेंस का मीन फाइंड करना चाहें तो ये थ्योरम क्या कहता है, बेसिकली वो इनकी इंडिविजुअल मीन्स के सम या डिफरेंस के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसका भी सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x प्लस सब ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। यहाँ पे यही किया हुआ है कि हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे ये प्लस है या माइनस है, इंटीग्रल अलग करना है, और एफ ऑफ एक्स को क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन विच लाइन यूर यूजिंग इन एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये इंटीग्रल दोनों के साथ अलग अलग हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ये क्या चीज़ है बेसिकली? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैं कहूँ जी मुझे जी ऑफ एक्स चाहिए, ये किसके बराबर होगी अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है? जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी जिस चीज़ का मीन हमें चाहिए उसको हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाली चीज़ बेसिकली ई ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। सिमिलरली यही स्टेप अगर हम यहाँ पे भी, यही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करें तो ये वाली हमारे पास क्या बन जाती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, और दरमियान में प्लस या माइनस जो भी साइन यूज़ हो रहा है, इसका भी सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, अगर हम एक रैंडम वेरिएबल के हम दो फंक्शन डिफाइन करें, एक जी ऑफ एक्स एक एच ऑफ एक्स, और फिर हम उनके सम का या उनके डिफरेंस का मीन फाइंड करना चाहें, तो वो बेसिकली उनकी इंडिविजुअल मीन्स के सम, मीन के सम या डिफरेंस के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो थ्योरम है ये पिछले वाले थ्योरम की तरह ही है, लेकिन इसमें हम दो रैंडम वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम और डिफरेंस of two or more functions of the random variable x and y is the sum or difference of the expected values of the function, that is, यानी अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y, ठीक है, और इनके हमने कोई दो फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, एक को हम कह रहे हैं g ऑफ एक्स वाई और दूसरे को हम कह रहे हैं h ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट वही पिछले वाली थ्योरम की तरह की है। और अब अगर हमने इनके सम के या इनके डिफरेंस के, इनके सम के या इनके डिफरेंस का मीन हमने अगर फाइंड करना हो तो वो बेसिकली इनके इंडिविजुअल मीन के सम या डिफरेंस के बराबर। तो एग्जैक्ट वही पिछले वाला थ्योरम है ये, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और दो रैंडम वेरिएबल्स के हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं। इसका प्रूफ भी पिछले वाले की तरह सिमिलर है। अब हमने इस चीज़ का मीन फाइंड करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और चूंकि ये जॉइंट दो रैंडम वेरिएबल्स है तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो जाएगी और डबल इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के लिए से इंटीग्रेट करना है। सेम वही पिछले वाले की तरह हमने जी ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल अलग कर दिया, और एच ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल अलग कर दिया। ठीक है, और ये जी ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये जी ऑफ एक्स वाई का मीन बन जाता है इस इंटीग्रल के साथ, और ये एच ऑफ एक्स वाई का मीन बन जाता है, और ये नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है, और दरमियान में वही प्लस माइनस का साइन जो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है। अच्छा, इसी के आगे एक क्रॉलरी है कि अगर हम ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ जी ऑफ एक्स वाई, इसको, ये फंक्शन इस तरह का हो कि इसमें वाई की कोई टर्म ना हो, यानी ये खाली जी ऑफ एक्स हो, और जो एफ एच ऑफ एक्स वाई इसको हम इस तरह डिफाइन करें कि इसमें एक्स की कोई टर्म ना हो, ये खाली एच ऑफ वाई हो। तो ये फिर अगर हम जी ऑफ एक्स या एच ऑफ वाई के सम या डिफरेंस का मीन फाइंड करना चाहें तो अगेन ये वही है बेसिकली कि उनके इंडिविजुअल मीन के सम या डिफरेंस के बराबर आता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी सेम इन स्टेप्स के थ्रू हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा ये थ्योरम है, अगर आपको याद हो हमने इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था खुद पढ़ लें, उससे रिलेटेड एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ सवाल भी किए थे कि अगर रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हों तो हमें कैसे पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। इसका जो हमने जो थ्योरम है बेसिकली वो मैं यहाँ पे रिवाइज करवाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि अगर कोई दो रैंडम वेरिएबल्स की जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हों तो ये एफ ऑफ एक्स वाई बराबर होता है एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वाई की डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई भी लिख सकते हैं अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, या एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे उसने थ्योरम को कैसे डिफाइन किया, लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन हमने ये एक एक दो प्रॉब्लम में
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स वाई भी कैलकुलेट की हुई थी, लेकिन अगर आपको याद हो उस केस में वो रैंडम वेरिएबल जो हमें डिपेंडेंट नहीं थे, तो हमें पूरा जो मैथमेटिकल फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू का वो लगा के उसको सॉल्व करना पड़ा था। लेकिन अगर ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो ये फार्मूला हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। कैसे सिंप्लीफाइड हो जाता है? ओरिजिनली ई ऑफ एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें अगर अज्यूम करें कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो डबल इंटीग्रल दोनों की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स वाई से, और इसको हम एक्स और वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल तरीका है। लेकिन अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो इस सारे से हमारी जान छूट सकती है। सिंपल ये किसके बराबर आ जाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे। ये जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई यही यहाँ पे उसने रिपीट की है। ई ऑफ एक्स वाई बेसिकली क्या है? एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स और वाई के लिहाज से इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में कहा है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एफ ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई की, जो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन की है कि एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हो तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स और वाई की इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई को इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई तो सेम टू सेम आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा। ये एक स्टेप में इसने स्किप किया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ये ई ऑफ एक्स वाई जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों इंटीग्रल की लिमिट्स, ये जनरल फार्मूला है एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई डी एक्स डी वाई। ठीक हो गया। इसने जो स्टेप किया उसने एक्स का इंटीग्रल एक्स वाई, अच्छा नहीं यही लिखा हुआ है बेसिकली, सॉरी मुझसे ये पढ़ने में गलती होगी। इसने ये चीज़ लिखी हुई जो मैंने लिखी है, एक्स वाई मल्टीप्लाई और जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई के साथ। अब अच्छा नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया? एक्स की टर्म जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल अलग कर दिया, और वाई की टर्म एच ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल अलहदा कर दिया। ठीक है, और ये दोनों इंटीग्रल आप मल्टीप्लाई और इनके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है। और ये जो चीज़ ये वाला जो इंटीग्रल बना ये हमें पता है किस चीज़ की डेफिनेशन है? ई ऑफ एक्स की, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स मल्टीप्लाई और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और ये वाली डेफिनेशन किस चीज़ की है? ई ऑफ वाई की। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, तो ये थ्योरम सिर्फ तब अप्लीकेबल होगा जब आपके रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर आपको हमेशा ये कंप्लीट फार्मूला लगा के एक्स और वाई के प्रोडक्ट का मीन फाइंड करना होगा। अच्छा, इसी थ्योरम की एक क्रॉलरी है, let x and y be two independent variables then sigma xy is equal to 0। अगर आपको याद हो ये सिग्मा एक्स वाई जो है ये कोवेरियंस है, और कोवेरियंस में मैंने आपको बताया था कि तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा या फिर ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो का मैंने आपको बताया था कि अगर ज़ीरो रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है या तो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या फिर वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बताया था कि अगर रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हों तो कोवेरियंस हमेशा ज़ीरो के बराबर आती है। ठीक है, लेकिन इसकी कन्वर्सली कि अगर ज़ीरो हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस हमेशा ज़ीरो के बराबर ही आती है। ठीक है, अच्छा इसका प्रूफ मैं आपको, अगर आपको कोवेरियंस का ये इसका प्रूफ वाले मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे। अगर आपको याद हो कोवेरियंस का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी वो थी ई ऑफ एक्स वाई, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रूफ किया भी था, माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ठीक है, इसका हमने कंप्लीट प्रूफ किया भी था, और हमने देखा था कि कोवेरियंस को हम ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स और वाई जो है ये इंडिपेंडेंट है। तो अभी हमने प्रीवियसली यहाँ पे देखा है कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो ई ऑफ एक्स वाई जो है ये किसके बराबर होता है? ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई के। ठीक है, अभी जो पिछला थ्योरम ने और इसका प्रूफ देखा उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की। तो अगर इसको मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई माइनस
ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, दोनों सेम टर्म में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के। और यही उसने कहा था कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो कोवेरियंस जो है वो 0 के बराबर आती है। ठीक है, ये भी प्रूफ सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट एक वेरिएंस से रिलेटेड थ्योरम है। इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई एंड ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, then the variance of ax plus by plus c is equal to a square sigma square x यानी variance of x plus b square variance of y plus 2ab covariance of x and y। यानी अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y, और इन दोनों को यूज़ करते हम एक फंक्शन बनाएं जो कि बराबर हो ax प्लस by प्लस c के। ठीक है, इस चीज़ की अगर हमें मीन फाइंड करनी हो तो वो बेसिकली इसके बराबर आती है। ठीक है, इसमें a जो है ये भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे है। अच्छा, वेरिएंस का फार्मूला जो हमने जेनेरिक फार्मूला पढ़ा है वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। x के लिहाज से ये बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी जिस चीज़ की हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं x की, तो x इसमें से हम इसका मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं बारी बारी, स्क्वायर लेके इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएंस की डेफिनेशन है। इसी वेरिएंस को अगर हम इस रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे, तो ये क्या बनेगा, हमें ये चाहिए ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस सॉरी वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी हमें चाहिए ना। तो इसको अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, पहले रैंडम वेरिएबल, तो ये पहले ही वो रैंडम वेरिएबल आ गया जो क्योंकि क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मीन, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मीन म्यू एक्स, तो यहाँ पे म्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इस सारी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस का जो ये जनरल फार्मूला है इसी को इस रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई किया, तो अगर इस रैंडम वेरिएबल पे हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि आपका रैंडम वेरिएबल है, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी रैंडम वेरिएबल का मीन, और इस रैंडम वेरिएबल का मीन क्या होगा, म्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब हमें ये नहीं पता कि म्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फाइंड करनी है। म्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ये एक ही चीज़ होती है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अभी हमने जो ये पहला थ्योरम पढ़ा था ये वाला, इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ए एक्स प्लस बी का मीन ए इंटू ई एफ एक्स प्लस बी, याद रखें, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये वाली टर्म ए ई ऑफ एक्स हो जाएगी, ये वाली टर्म बी ई ऑफ वाई हो जाएगी, और कांस्टेंट का मीन अभी हमने पीछे उसी की क्रॉलरी पढ़ी थी, ई ऑफ बी इज इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ पे बी की जगह सी है, तो ई ऑफ सी जो है वो बेसिकली सी के बराबर ही आ जाएगा। यानी इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए इंटू म्यू ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स जो है म्यू ऑफ एक्स, प्लस बी इंटू म्यू ऑफ वाई, ये वाली चीज़ प्लस सी के। ठीक है, और ये जो हमने इसका जो मीन लिखा है इसको हम वापस ही ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यह इससे रिप्लेस करके जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एक स्टेप उसने यहाँ पे स्किप किया हुआ, मैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद जो है ये नेक्स्ट नीचे वाला स्टेप आ जाएगा। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये सिग्मा, ये मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे जो हमने यहाँ पे ये मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये मीन हमने मालूम कर लिया कि किसके बराबर है, माइनस ए म्यू एक्स, ये बाहर माइनस है तो ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस बी म्यू वाई, और ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सी, और इस सारे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसने से अगला स्टेप यहाँ पे लिखा, इसने क्या किया, ये ए एक्स और ए म्यू एक्स, इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, एक्स माइनस म्यू एक्स, तो ये एक्स माइनस म्यू एक्स। ठीक है,
नेक्स्ट इसने बी वाई और ये माइनस बी म्यू वाई, इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया, तो ये बी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा वाई माइनस म्यू वाई, तो ये वाई माइनस म्यू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी, अच्छा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू सी, ये सी प्लस सी और ये माइनस सी ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बच गई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, इस स्क्वायर को ओपन किया, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है ना, इसको ओपन किया। तो अगर इसको हम ओपन करें तो ये क्या बनता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस म्यू वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अगेन ये जो थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया था ना मीन के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, वो वही थ्योरम हम दोबारा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम अगर आपको याद हो e ऑफ ए एक्स, ये किसके बराबर होता है, ए ई ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे क्या है ए स्केयर इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स, तो ए स्केयर बाहर आ गया और पीछे क्या बचा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स का स्केयर। ठीक है, प्लस के साथ हम ये इस पर अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा सकते हैं, इसका भी हमने पीछे थ्योरम देखा है, तो ये प्लस बी स्केयर, ये वाला बी स्केयर ये बाहर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और पीछे वाई माइनस वाई माइनस म्यू वाई के स्केयर का एक्सपेक्टेड वैल्यू बच। ठीक है, सिमिलरली ये 2ab भी कांस्टेंट है, ये भी इस मीन से बाहर आ गया, ये 2ab, और पीछे किस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू बची, इस चीज़ की एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई की। ठीक हो गया, अच्छा अब हमें ये पता है कि ये वाली ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, रैंडम वेरिएबल में से मीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स की डेफिनेशन है, तो ये ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर जो है ना ये वेरियंस का है, वेरियंस का सिंबल जो है उसमें आते ही स्क्वायर है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली ये डेफिनेशन है वाई के वेरियंस की, तो बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई, और ये अगर आपको याद हो ये डेफिनेशन थी कोवेरियंस की, यानी एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये 2ab कांस्टेंट, ये साथ वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और आगे कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई, और यही चीज़ हमने बेसिकली प्रूव करनी थी। इसकी ये दो तीन क्रॉलरीज हैं, इनको देख लेते हैं बारी बारी, ये सिंपल है, इनके प्रूव करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको करवा दूंगा। ये पहले वाले में वो कहते हैं कि अगर ये जो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, इसमें अगर हम b को 0 के बराबर कर दें, अगर हम b को 0 के बराबर कर दें तो पीछे रैंडम वेरिएबल हमारा क्या बचेगा, ए एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस सी बच गया, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी और ये वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, और सी तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तो खाली क्या बचा, ए स्केयर सिग्मा स्केयर ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ए को 1 और बी को 0 के बराबर पुट कर दें, यानी रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स प्लस सी हो जाए, तो अगर ए को हम 1 कर दें तो 1 का स्केयर 1, अगेन ये चीज़ हमारे पास सिंपल एक्स के वेरिएंस के बराबर आती है। ठीक हो गया, और आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर हम बी और सी दोनों को 0 कर दें, तो सी को 0 करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने पीछे देख लिया कि इसका ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फ़र्क ही नहीं है, अगर हम बी और सी दोनों को 0 कर दें यानी हमारा रैंडम वेरिएबल सिर्फ ए एक्स रह जाए, तो अगेन इस चीज़ की जो वेरिएंस है वही ए स्केयर सिग्मा स्केयर एक्स के बराबर ही रहती है। ठीक है, तो ये इसकी तीन क्रॉलरीज है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वगैरह ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
हमारा ये चैप्टर 4 का एक और टॉपिक रह गया, चेबीशेव्स थ्योरम। तो उसको डिस्कस करने के बाद इसकी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ये ऐसा जिसमें आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए, प्रूफ्स मैंने अपनी तरफ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन राइज होते हैं तो काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, और इसका Q&A का सेशन जो कि इंशाल्लाह थर्सडे के दिन होगा उसमें आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।